हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये है BHDS 184 रेडियो लेखन। हम आ चुके हैं ब्लॉक 2 में। और ब्लॉक 2 यानी रेडियो लेखन 2 में। इसमें आज हम 2 यूनिट को लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम रेडियो नाटक लेंगे और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम यानी 7 और 8 यूनिट को हम एक साथ में लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं वीडियो। लेकिन इसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ले लेते हैं जल्दी से रेडियो को। रेडियो नाटक क्या है? ओके राइट, चलिए थोड़ा सा इसको ओके ठीक है। अब इसे हम ले लेते हैं, आई थिंक ओके। देखिए, संस्कृत आचार्य भारत के नाट्य शास्त्र में अनुकृत मूलक काव्य को नाटक कहा गया है। ठीक है, इनमें व्यक्तियों के कार्य, उनकी उपस्थिति, उनके मनोभाव का सजीव पात्रों द्वारा अनुकरण किया जाता है, यानी नकल किया जाता है। और नाटक हमें पता है कि किसी चीज का नकल करना, अनुकरण करना ही नाटक होता है। ठीक है, अनुकरण का आधार वाणी, वस्त्र और वेशभूषा है। संस्कृत नाट्य शास्त्रियों ने जिस साहित्य रूप को कभी दृश्य कहा था, वही आज रेडियो नाटक के रूप में श्रव्य बन गया है। रंगमंच, ठीक है, तो दृश्य हो गया। थिएटर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं तो दृश्य में हो जाएगा। लेकिन जब आप रेडियो में देखते हैं तो श्रव्य होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप सुनते हैं। ठीक है, तो रेडियो नाटक भी साहित्य का एक रूप है। साहित्य की अन्य विधाओं का जो उद्देश्य है वही रेडियो नाटक का भी है। लेखन के कथ्य को साहित्य यानी हृदय तक पहुंचाना। इसमें इतना अवश्य है कि अभिव्यक्ति का माध्यम बदल जाता है, क्योंकि रेडियो नाटक रंगमंची नाटक से अनेक बातों से भिन्न है, यानी थिएटर के नाटक से अनेक बातों में भिन्न है। रंगमंची नाटक की विशेषताओं की ओर देखें तो उसमें सदृश्य होता है, सश्रव्य होता है, देखना सुनना साथ साथ में होता है। और आंगिक अभिनय यानी पूरा शरीर जो उसमें अभिनय करता है, वाचन की अभिनय होती है। ठीक है, वातावरण परिस्थितियां उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, पात्रों की वेशभूषा और मुद्रा दृश्य साधन से महत्वपूर्ण बनते हैं। किसमें? रेडियो नाटक के अलावा रंगमंची नाटक में। क्योंकि हो सकता है रेडियो नाटक रंगमंची नाटक में अंतर दे दे, तो आपको यही बताना पड़ेगा। रंगमंची का मतलब थिएटर में या फिर जब आप टीवी वगैरह में देखते हैं, खासतौर पर थिएटर का। रेडियो नाटक उपयोगी विशेषताओं से पूरी तरह वंचित है, बिल्कुल अलग है। इसका मुख्य कारण है दृश्य साधन का अभाव, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं। रेडियो नाटक की दूसरी सीमा है समय। एक सीमित अवधि में सारे कथानक को इस तरह फैलाना और समेटना पड़ता है, उसका प्रभाव संपूर्ण अवधि में बना रहे। रेडियो नाटक की अपनी विशेषताएं भी हैं, जैसे रेडियो नाटक में स्थान, समय यानी काल और वातावरण का बंधन नहीं होता है। ठीक है, बल्कि एक व्यापक कैनवास पर फैलाए हुए कथानक को समेटकर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, रेडियो नाटक में मनोवैज्ञानिक चित्रण जिस प्रभावी ढंग से हो सकता है, शायद अन्य नाटक रूपों में उतना संभव नहीं है। ठीक है, राइट। यानी कि रेडियो नाटक में स्थान, समय और वातावरण का, क्योंकि वातावरण का मतलब क्या है, आपको कुछ दिख थोड़ी रहा है। समय का भी कोई बंधन नहीं होता है, आप चाहे तो आधे घंटे, 40 मिनट, 1 मिनट, आधे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का कर लीजिए, किसी भी वक्त आप कर लीजिए। और स्थान भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वहां पे आपको सुनना होता है। तो एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी रेडियो नाटक से हो जाता है, उसमें गतिशील दृश्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे नदी का बहना, हवाई जहाज का उड़ना, रेलगाड़ी का चलना, आदमी का दौड़ना, ये जरूर किए जा सकते हैं। यानी उनकी आवाज जो है वहां पे सुनाई जा सकती है, तो सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे वो देख रहा हो। तो रंगमंच की अपेक्षा रेडियो में मुश्किल दृश्य भी आसानी से मंचित किए जा सकते हैं। नदी और पहाड़ों से लेकर शयन कक्ष, कल कारखाने, यहाँ तक कि स्वर्ग नरक के दृश्यों को भी आसानी से पेश किया जा सकता है। ठीक है, ओके। संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत रेडियो नाटक के शस्त्र, जिन्हें कई क्षेत्रों में अन्य नाट्य रूपों में मात दे दी है, जैसे कि रंगमंच में भी मात दे दिया है। किसमें? संगीत में, ध्वनि प्रभाव में। ठीक है, दृश्यांतर भी रेडियो नाटक में बहुत आसान है। एक स्थान पर स्वागत कथन रेडियो पर अधिक प्रभावी हो तो दूसरे स्थान पर मनोभाव। तो रेडियो नाटक हो गया ये। ठीक है ना, कि रेडियो नाटक क्या है हमने ये देख लिया। अब रेडियो नाटक के विषय देख लेते हैं। नाट्य लेखन शुरू करने से पहले नाटक के विषय के बारे में सोचा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से विषय हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा विषय है जिसकी कोई सीमा है या कोई सीमा नहीं भी हो? तो बंधन,
तकनीक और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से रेडियो नाटक इतने व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है कि इसे लिखने के लिए किसी भी विषय को आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मुख्यतः रेडियो नाटक को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: सामाजिक रेडियो नाटक, ऐतिहासिक रेडियो नाटक, वैज्ञानिक रेडियो नाटक, मनोवैज्ञानिक रेडियो नाटक और अन्य विषय। एक एक करके ले लें। सामाजिक विषय, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अच्छाई बुराई जो होती है वो नाटक का ताना बाना इसी से बुना जाता है। नाटक में हम यही देखते हैं। और नाटक के कथानक में अक्सर पात्र अपने सामाजिक परिवेश से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, अपने वातावरण से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और उसमें बदलाव की स्थिति पैदा करते हैं। अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, अच्छी बुरी आते हैं, अंधविश्वास, कुरीतियों को लेकर के ही तो नाटक किया जाता है ना। उदाहरण के लिए कृष्ण किशोर श्रीवास्तव ने कच्चे धागे नाटक में बाल विवाह की समस्या को उठाया और खाई बढ़ती गई नाटक में भरत भूषण अग्रवाल ने बाप बेटे के स्वार्थों के टकराव को दिखाया। पल टूट गया नाटक में जयनाथ ने नलिन ने सार्वजनिक विभागों में व्याप्त रिश्वत की समस्या को दिखाया। तो इस तरह के जो दृश्य थे जो नाटक में देखने को नहीं लेकिन सुनने को मिलते हैं, बट ये कथानक होते हैं जो दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सामाजिक एक विषय हो गए जो समाज से लिए जाते हैं, जो हमारे समाज में ही व्याप्त होता है। ऐतिहासिक विषय, ऐतिहासिक विषय का मतलब इतिहास की कहानी स्वतः रचित होती है। आप कोई भी आप ले लीजिए, झांसी की रानी की कहानी ले लीजिए, अंग्रेजों का शासनकाल ले लीजिए, अकबर औरंगजेब की ले लीजिए, गौतम बुद्ध का ले लीजिए और अशोक का ले लीजिए, जो कि भारत के इतिहास से जुड़ा हो तो वो ऐतिहासिक कहानी हो जाती है। यहाँ पौराणिक काल की कथाएं भी इनमें नाटक बनाए जाते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक धर्म प्रचार के लिए उनके प्रयास, गौतम बुद्ध, झांसी की रानी चंद्रशेखर आजाद, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। वैज्ञानिक विषय, हमारे चारों ओर आजकल आविष्कार हो रहे हैं, चमत्कारों की कमी तो है नहीं है। डेली नित्य नए दिन डेली कुछ ना कुछ आविष्कार हो रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी उनको भी एक नाटक का रूप दिया जा सकता है। रेडियो पर इसी कल्पना शक्ति के आधार पर अनेक वैज्ञानिक नाटक भी प्रकाशित होते, जैसे यंत्रालिनी। यंत्रालिनी नामक लड़की एक वैज्ञानिक है और उसका विवाह लोकनाथ से होता है जो कलाकार है। दोनों में शर्त है कि पहले 150 अपराध करने वालों को घर छोड़ना पड़ेगा। लोकनाथ के अपराधों की गिनती पहले पूरी होती है, घर देर से पहुंचना, पत्नी की बातें न सुनना आदि अंततः शर्त के मुताबिक उसे घर छोड़ना पड़ता है। लोकनाथ के जाने के बाद यंत्रालिनी एक यंत्र पुरुष की रचना करती है, नाम रखती है यंत्राल, जो उसी की इच्छा अनुसार बोलता है, व्यवहार करता है। किंतु कुछ समय बाद अपनी उपलब्धि पर यंत्रालिनी को उलझन महसूस होती है, क्योंकि यंत्राल से एक ही तरह की क्रियाएं, व्यवहार तब बातें सुन सुनकर उसकी नीरसता बढ़ जाती है और एक दिन यंत्रालिनी सब लोहे की क्षण से यंत्राल को फोड़ने लगती है और यंत्राल का स्प्रिंग निकल जाने से यंत्राल का हाथ यंत्रालिनी के कंधे को जकड़ लेता है, जिससे वो छुड़ा नहीं पाती। और इसी बीच यंत्रालिनी की सहेली अपने पति के साथ वहां आ जाती है, वे दोनों यंत्रालिनी को मुक्त कराते हैं। यंत्रालिनी पश्चाताप करती है और अंत में लोकनाथ भी वहां आ जाता है और यंत्रालिनी अपनी मुक्ता के लिए क्षमा मांगती है। तो ये एक क्या था, वैज्ञानिक जो विज्ञान का जो नाटक होता है, वैज्ञानिक विषय उस पर बनाया गया था। मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, लोगों के मनोभाव को समझने के लिए। आजकल जो एक मानसिक जो टेंशन लोगों में होती है, उस चीज से लोगों को निकालने के लिए भी इस तरह के जो साइकोलॉजी जो नाटक होते हैं, सीरियस होते हैं, उनको बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर अन्य विषय भी हो सकते हैं, उस पर भी आप नाटक बना सकते हैं। तो हिंद रेडियो नाटक की कोई 3 विशेषताएं हम ऊपर ही देख के आए। रेडियो नाटक की कोई 2 मुख्य सीमाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लिया, स्थान, बंधन, समय। ठीक है, ओके, हो गया इतना। तत्व में वही है, कथानक, पात्र अथवा चरित्र, ध्वनि जो होती है जिसको समझाने की जरूरत नहीं है। कथानक का मतलब कहने वाला, कौन क्या कह रहा है, किसके ऊपर ये कहानी लिखी जा रही है, तो कथानक को प्लॉट भी कहते हैं। लेखन का काम इसी के ऊपर होता है, नाटक का यही खाका उसका कथानक होता है। ठीक है, राइट। फिर आरंभिक भाग, मंद भाग, अंतिम भाग, समापन कैसे हो गए, सभी कथानक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और अंत भी इसका सुखाद होना चाहिए नाटक का, ताकि पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले को अच्छा लगे। पात्र और चरित्र निर्माण भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सूत्र धारण पात्रों द्वारा, स्वागत कथन द्वारा होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, राइट। ध्वनि, फिर ध्वनि के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं, तो ये देख लीजिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 यूनिट हमें आज इसमें लेनी है। ठीक है, मनोरंजन कार्यक्रम को भी लेना है और इसको भी लेना है, तो ये तो भी यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। रेडियो नाटक में ध्वनि के कितने रूप हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई वो न रहे। ध्वनि प्रभाव, ठीक है ना। तो ध्वनि प्रभाव, ध्वनि यानी कितने रूप में ध्वनि हो सकते हैं। जस्ट अभी ऊपर हमने देखा था, पढ़ा भी था शायद। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। ध्वनि, इसमें उच्चरित शब्द होता है, ध्वनि प्रभाव और संगीत। ठीक है, 3 भागों में ध्वनि को मुक्त
तीन भागों में बांटा जा सकता है, उच्चरित शब्द में, ध्वनि प्रभाव में और संगीत में। ठीक है, उच्चरित शब्द का मतलब होता है संवाद और भाषा दोनों ही आते हैं इसके अंतर्गत, और पात्रों का परिचय, विचारधारा, अच्छाइयां बुराइयां, ये सभी उनकी शब्दों की मार्क के अकॉर्डिंग चलता है। फिर ध्वनि प्रभाव होता है, जैसे जैसे इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं जब बातें होती है तो वहां पे पीछे एक म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता है, वही ध्वनि प्रभाव या इफेक्ट कहलाता है। संगीत भी इसमें बजता है, होता है, कभी कभी गाने बजा दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये ध्वनि के भाग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। तो आप पेन कॉपी लेके बैठा करिए और इनको साथ में लिखते चला करिए। ठीक है, ओके। और कुछ इसमें देख ले, अब जो कुछ देखने के लिए, रेडियो नाटक के भेद यानी प्रकार, कितने तरह के मुख्य भेद होते हैं रेडियो नाटक के। एक पात्री नाटक होता है, मोनोलॉग जिसको कहते हैं, एक ही पात्र उसमें होता है। झलकी और प्रहसन भी होता है। रेडियो रूपांतर, रेडियो अतिकल्प या फैंटेसी, धारावाहिक रेडियो नाटक, काव्य नाटक, रेडियो कार्टून। देखिए, एक पात्री नाटक क्या होता है कि इसके एक पात्र के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। ठीक है ना, जिसे मोनोलॉग भी कहते हैं। मात्र एक पात्र आरंभ से अंत तक अपनी कहानी कहता हुआ अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो वो मोनोलॉग कहलाता है। ठीक है, कथा में तीव्र प्रवाह होता है, अटूट एक नाटकता होती है, संवाद में हो रही कहानी दर परत उद्घाटित यानी खुलती रहती है। ठीक है, ओके। भाषा चित्र खींचने में सक्षम होते हैं, जैसे विष्णु प्रभाकर का सड़क नाटक मोनोलॉग शैली का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और एक प्रतीक के रूप में है, इसका महत्व एक, क्योंकि स्त्री की जिंदगी के प्रतीक के रूप में है सड़क। ठीक है, ओके। तो उसी जिस तरह सड़क पर अनेक घटनाएं होती है, उस तरह सहकर भी सड़क बस चलती रहती है, ठीक वैसे ही सृष्टि के साथ भी होता है। तो ये हो गया। फिर झलकी एवं प्रहसन। झलकी का मुख्य उद्देश्य होता है हास्य व्यंग श्रोताओं द्वारा मनोरंजन करना। 5 मिनट से 15 मिनट की होती है। 5 से 6 छोटी छोटी रेडियो नाटिकाएं इनमें होती है, जिनकी झलकियां कही जाती है। लघु नाटिका भी इनको कहा जाता है, आप कह सकते हैं। लघु नाटिकियां हल्की फुल्की झलकियां इसमें प्रस्तुत की जाती है। ठीक है ना, रोचक होती है, हंसी इनमें होती है, रंगारंग, इंद्रधनुष, लहरें, रंग तरंग, ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं, हास्य विनोद के कार्यक्रम होते हैं, जिन्हें झलकी एवं प्रहसन। प्रहसन जो होता है, झलकियों की तुलना में अधिक लंबे और शोधदेश होते हैं। उनका ये एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, किसी सामाजिक कुरीति को, रूढ़ियों को, अंधविश्वास को लेकर के चलते हैं। यानी समाज में जो भी जितनी भी अंधविश्वास कुरीतियां होती हैं, जो भी गलत चीजें होती हैं, उनको लेकर के चला जाता है, तो ये प्रहसन कहलाता है। ठीक है, उनपे सवाल उठाए जाते हैं। तो केवल मनोरंजन करना इनका लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि जो सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास होते हैं, उन पर व्यंग करना भी इनका लक्ष्य होता है प्रहसन का। ठीक है, फिर रेडियो रूपांतर भी हो गया। तो रंगमंची नाटक की कहानियों उपन्यासों स्वरूप विविध परिवर्तन किया जाता है, जिसे रेडियो रूपांतर कहते हैं। रेडियो रूपांतर में कौन कौन सी चीजें होना आवश्यक है, तो मूल रचना की कथा वस्तु, पात्रों, वातावरण में से सारगर्भित स्थलों का संकलन करना, फिर संकलित अंशों स्थलों को नया क्रम देना, फिर ऐसे अंशों स्थलों को जो संवादों द्वारा व्यक्त नहीं हो सकते हैं, उनको नरेटर छड़ा द्वारा व्यक्त करना, जहां बहुत जरूरी वहां अपनी ओर से इस प्रकार परिवर्तन करना कि मूल रचना से वह किसी भी तरह से भिन्न ना लगे। ठीक है, तो ये हो जाता है रेडियो रूपांतर। फिर यहाँ पे कहानी दिया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, धारावाहिक रेडियो नाटक, काव्य नाटक। काव्य नाटक का मतलब होता है कैसे बहुत से काव्य होते हैं जिनको नाटक का रूप दे दिया जाता है, वो चलते हैं। एकला चलो रे, विश्वामित्र, है ना, रजत शिखर, सिद्धांत, संघर्ष। तो जो काव्य होते हैं, महाभारत, रामायण, ये क्या है, काव्य है, तो इनको नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, ओके। जैसे रेडियो कार्टून है। रेडियो कार्टून क्या होता है, अब रेडियो कार्टून में आधुनिकतम और लघुत्तम रूप होते हैं रेडियो नाटक का। अवधि कम होती है, 1.5-2 मिनट की होती है। समाज या राजनीति का कोई भी समसामयिक और ताजा विषय चुना जाता है। चरित्र 1 या 2 होते हैं, जिनकी मदद से कम शब्दों में स्थिति को व्यक्त किया जाता है। व्यंग और कटाक्ष इसमें किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रेडियो कार्टून हो गया, राइट, ओके। रेडियो नाटक प्रस्तुतिकरण, अब ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि रेडियो नाटक प्रस्तुतिकरण, इसमें देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये देख लेते हैं। चलिए, टिप्पणी के लिए यदि आता होगा तो मोन्टाज यानी मॉन्टाज आ सकता है। तकनीकी दृश्य विभिन्न सफल प्रयोग किए जाते हैं, जिनके उपयोग से माध्यम से रेडियो नाटक को सशक्त बनाया जाए। और मोन्टाज की तकनीक आमतौर से फिल्मों में विशेष रूप से दूरदर्शन पर सफल रही है, किंतु नाटककार रेडियो पर भी इस तकनीक को आजमाने में नहीं चूके हैं। श्रोता की कल्पना शक्ति के कारण रेडियो का मोन्टाज और भी प्रभावी बना। किसी व्यापक क्षेत्र में फैले हुए कथानक को या बड़े कैनवास पर फैले हुए दृश्य को छोटे छोटे संवाद, छोटे छोटे दृश्यों के साथ जोड़ने की तकनीक को मोन्टाज कहते हैं।
हैं, ठीक है, ओके। जैसे मोहन राकेश से कुंवारी धरती नाटक में रजनी के गृह त्याग के समय घर छोड़ने से लेकर किसी दूसरे शहर में गंगा किनारे पहुंचने तक के कथानक को ध्वनि प्रवाह द्वारा उसको प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? मोन्टाज कहलाता है, ठीक है ना, ओके। चलिए, ओके, राइट, तो हो गया। मैंने इसलिए मोन्टाज बता दिया कि टिप्पणी में भी आता है तो आपसे बन जाए। अब चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी यूनिट 7 है या 6 है, उसको कर लेते हैं। यूनिट हमारी 8 आ गई, सॉरी 8 आ गई, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम। अब मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, क्योंकि मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं। मनोरंजन का मतलब ही होता है कि मनोरंजन करना, एक हंसनुमा माहौल देना, ठीक है ना, लोगों को। तो इस तरह के कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं वो मनोरंजन के लिए होते हैं, चाहे वो गाने का हो, अंताक्षरी का हो, हास्य का हो, इस तरह के कुछ चुटकुले वगैरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है ना। गीतों भरी कहानी, गीत कार्यक्रम, फरमाइशी कार्यक्रम, सभी अंताक्षरी वगैरह, पहेलियां हो गई, तो मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं। तो मनोरंजन का सीधा संबंध किसी व्यक्ति की निजी रुचि से होता है, और किसी व्यक्ति की रुचि यदि पुराने दर्द भरे गीतों, सैड सॉन्ग में, तो उन गीतों को सुनना ही उसके सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है। तो किसी व्यक्ति की रुचि साहित्यिक कार्यक्रमों में, तो उसके लिए वही मनोरंजन है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की रुचि शास्त्रीय संगीत, गजल, नाटक में है, तो वह उसके लिए मनोरंजन हो जाता है। तो टीवी चैनल कितने लोकप्रिय, लेकिन कई तरह किस तरह के कार्यक्रम है जो रेडियो में भी आज सुनाए जाते हैं, जो श्रोताओं को सुकून देते हैं और उन्हें गुदगुदाते हैं और जानकारी और सूचना भी देते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए किसी विषय पर वार्ता के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है, वही जानकारी प्रकांतर में क्विज कार्यक्रम के माध्यम से, खेल के माध्यम से, तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। तो मनोरंजन वाले कार्यक्रम हो गए। इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आजकल जो टाइम है वो बहुत जटिल हो गया। आजकल का समय, लोगों के पास इतना टाइम बचा नहीं है, आपाधापी में उनका जीवन जाता है, कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नगरों महानगरों में देखिए भीड़ भाड़ में व्यक्ति अकेला रह रहा है और इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति के पास समय बेहद कम रह जाता है। तो क्या करता है वो, इतना टाइम ही नहीं निकाल पाता है। यदि टाइम भी होता है तो पैसे उसके पास नहीं होते कि उनको उसमें खर्च कर सके। तो ऐसे समय में रेडियो जो होता है उनका साथ देता है। आप पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, अपने काम को रोक के बैठने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए बिजली नहीं है तब भी रेडियो साथ दे रहा है, क्योंकि वहां पे बिजली की जरूरत नहीं होती है। तो एक सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है मनोरंजन का, ठीक है। तो महानगरों में, बहनों में रेडियो भरपूर सुना जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब के लोग जो होते हैं वो भी रेडियो को मनोरंजन का साधन मानते हैं, ठीक है। आप ठेले वगैरह में देखिए वो लोग भी एफएम वगैरह, रेडियो वगैरह लगा के सुनते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी बात भी ये होता है, तो इसीलिए मनोरंजन का साधन होता है। महत्व यही है कि लोग अपने दुखों को, अपने गमों को भुला देते हैं कुछ पल के लिए, ठीक है। इसके विविध रूप हो सकते हैं। विविध रूप में क्या हो सकता है? कार्यक्रमों में व्यंग वार्ताएं, हास्यपद नाटिकाएं, परोडी, हास्य कविताएं, चुटकुले, रोचक प्रसंग होते हैं जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, श्रोताओं को हंसाना होता है, गुदगुदाना होता है। कार्यक्रमों में हास्य व्यंजन का सहारा, व्यंग का सहारा लिया जाता है। गीत संगीत के विविध कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। ये सभी इसके विविध रूप होते हैं। रेडियो माध्यम और हास्य व्यंग तो कोई ज्यादा, ये जो यूनिट्स में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। हास्य संबंधित तो आएगा तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। हास्य नाटिका क्या होती है, आपको पता है किस तरह की हास्य नाटिकाएं होती हैं, कॉमेडी नाटिका किस तरह से होती है, व्यंग्य वार्ताएं किस तरह से होती है, चुटकुले वगैरह सब सुनाए जाते हैं। तो ये इसमें आप इसे देख लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, ठीक है ना। ये लेसन मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ। इसके अलावा बल्कि अदर लेसन में आप टाइम लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो ज्यादा बेहतर होगा। और एफएम चैनलों के कार्यक्रम जो होते हैं, तो एफएम का अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी शब्द तरंगों को रेडियो तरंगों के साथ मिलाकर दूर तक पहुंचाने का माध्यम होता है। ये हो सकता है टिप्पणी के लिए आ जाए। और आकाशवाणी के कई केंद्र एफएम ट्रांजिस्टर के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, और जिनमें कई लोकल रेडियो स्टेशन के नाम छोटे छोटे शहरों के होते हैं, किंतु महान नगरों व कुछ शहरों में एफएम चैनलों के कार्यक्रम इतने लोकप्रिय हो गए कि मनोरंजन कार्यक्रम के पर्याय बन गए। और आजकल लगभग हर छोटे बड़े शहर को जिज्ञासा एफएम कार्यक्रम कब प्रारंभ होंगे, बिल्कुल सही है। और लोगों को एक नया जीवन भी मिला है। आप देखिए लोग जनरली, आप सफर वगैरह करिए, बस वगैरह में, टैक्सी ऑटो वगैरह में जाइए, तो आपको वहां पे एफएम चलते हुए मिलते हैं। सार्वजनिक स्थानों, होटलों, घरों, सब जगह एफएम के कार्यक्रम छा गए, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन गाने चलते रहते हैं। दिल्ली में आकाशवाणी के 2 एफएम चैनल है, एक एफएम रेनबो, जो दूसरा एफएम गोल्ड है। रेनबो जो है वो बहुत ज्यादा ही फेमस है, उसमें न्यूज वगैरह भी सभी चीजें आती है। और रेनबो पर अधिकांश सभी प्रकार के संगीत, जिसमें पाश्चात्य संगीत भी शामिल है, प्रसारित होता रहता है। और एफएम गोल्ड पर पुराने गाने प्रसारित होते रहते हैं। तो
दोनों चैनलों पर मनोरंजन का ध्यान रखा गया है। वार्ता, परिचर्चा, पत्रिका, रूपक, नाटक, डॉक्यूमेंट्री, लंबे साक्षात्कार आदि विधाएं जो होती हैं चैनलों पर प्राय प्रयोग में नहीं लाई जाती। ज्यादातर गीतों के कंप्लीट कार्यक्रम होते हैं, मैंने कहा इसमें गीतों वाले कार्यक्रम ही इसमें चलाए जाते हैं। फोन द्वारा भी कार्यक्रम होते हैं, क्विज वगैरह होती है, पहेलियां होती है जो लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए दोनों चैनल पर कई जन उपयोगी कार्यक्रम भी होते हैं। रेणु पर स्वास्थ्य, जन समस्याओं, कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक समस्याओं, फोन इन कार्यक्रम भी होता है। गोल्ड पर समाचार विश्लेषण, सामाजिक विशेष कार्यक्रम होते हैं। तो ये हो गया एफएम के बारे में। ठीक है, एफएम चैनल के बारे में यदि आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उसे लिख सके। तो ये भी हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। आंखों देखा हाल कमेंट्री, ये हम नेक्स्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।